नीट छात्रा की हत्या और दुष्कर्म मामले में जब एसआईटी गठित हुई थी तो सबको लगा था कि अब तो न्याय मिल जाएगा। अब सच सामने आएगा और तब से ही सब थोड़े शांत पड़े थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। जिस सिस्टम से ऑलरेडी भरोसा उठा हुआ है उस पर फिर से खून खौलेगा। जी हाँ, नीट छात्रा दुष्कर्म हत्या के केस में 10 दिन में तीसरी जांच एजेंसी की एंट्री होने वाली है। पहले लोकल पुलिस ने जांच की, मामले ने तूल पकड़ा तो एसआईटी बनी। और आपको सुनकर तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा, लेकिन एसआईटी की जांच में बड़ी कमियां सामने आई हैं। और अब सीआईडी को जांच हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है। चलिए 7 पॉइंट्स पर समझिए आखिर इस केस में चल क्या रहा है और कहीं एसआईटी भी तो बिक नहीं गई है पहले वालों की तरह। पूरी कहानी जानने के बाद ये आप कमेंट में ही मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, लेकिन पहले आगे की कहानी जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एफएसएल की रिपोर्ट में साफ है कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में जख्म के निशान हैं, पीठ पर नोचने खरोचने के निशान हैं, सीने पर नोचने खरोचने के निशान हैं। ऐसे में साफ इशारा दुष्कर्म की ओर ही है। डीजीपी को सौंपी गई बेसिक रिपोर्ट में भी एसआईटी की कई खामियां सामने आई हैं और सबसे बड़ा सवाल जो अब भी घूम रहा है और सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहा है वो है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किसने किया। ये घटना कहाँ घटी, हॉस्टल में या फिर कहीं बाहर? कपड़े पर लगा स्पर्म किसका है? सीआईडी को अब इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। इस बीच छात्रा के पिता ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है जिसमें कई अहम सवाल उठाए हैं। पिता सवाल उठा रहे हैं, जो काम पुलिस का था खोजने का, जो काम एसआईटी का था, वो पिता और परिवार वाले और परिजन और प्रोटेस्ट करने वाले कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि एसआईटी की जांच में क्यों सवाल खड़ी हो रही है। चलिए 7 खामियां आपको गिनाते हैं। सबसे पहला, जांच की स्पीड स्लो और थ्योरी गढ़ते रहे। यानी नीट छात्रा के दुष्कर्म और मौत के केस में अब ये साफ होता जा रहा है कि एसआईटी की जांच न सिर्फ सुस्त रही बल्कि कई मुख्य पॉइंट पर भटकती भी दिखी। शुरुआती जांच से ही एसआईटी थ्योरी गढ़ने में उलझी नजर आई। दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के संकेत सामने होने के बाद भी जांच की दिशा देर से बदली। अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया है कि मामला दुष्कर्म का है तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं रहा। सवाल ये है कि अपराध हुआ कहाँ है, कैसे हुआ है। एसआईटी ये सवाल समय रहते क्यों सुलझा नहीं पाई? 2 पुलिसकर्मियों का निलंबन। सीआईडी की एंट्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सख्ती ये संदेश देती है, ये संकेत देती है कि सरकार भी मान रही है कि ये जांच सही पटरी पर नहीं थी। निलंबन भी पहले नहीं हुआ था। बीते दिनों ही हमने चीख कर यहीं से सवाल खड़े किए थे कि अब तक किसी भी पुलिसकर्मी या प्रशासन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि शुरुआती लीपापोती तो प्रशासन और पुलिस ने ही की थी, जिसके बाद अभी निलंबन की खबर भी सामने आई है। शुरुआत से ही एसआईटी ने इस केस को मारपीट या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की थ्योरी पर रखा। दुष्कर्म की आशंका को शुरुआती दौर में प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि इसी समय सबूत सुरक्षित करना चाहिए था, हॉस्टल सील करना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जांच का फोकस हॉस्टल से हटाकर जहानाबाद के गांव और परिवार के आसपास ले जाया गया। दूसरा, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर नरमी और परिवार पर सख्ती। परिवार पर सख्ती का मामला तो शुरू से ही आया। जब एक बच्ची जिसके साथ इतनी जघन्य जिसके साथ अपराध हुआ हो, उसके शव को परिवार बीच सड़क पर रख देता है, इंसाफ के लिए गुहार लगाता है, प्रशासन मूक बधिर बन के घूमती रहती है, लीपापोती करती है, तो परिवार पर ही तो सख्ती बरती गई। आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाया गया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल इस पूरे केस का केंद्र है। छात्रा यहीं रहती थी, यहीं से बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद भी हॉस्टल मालिक को रिमांड पर नहीं लिया गया। यहाँ तक कि संचालक, स्टाफ और केयर टेकर से भी सख्ती से पूछताछ नहीं हुई। प्राइम सस्पेक्ट्स कौन होते हैं? जो क्राइम सीन पे मौजूद होते हैं, उस दौरान आसपास रहते हैं, लेकिन इन सबको राहत दी गई। सीसीटीवी अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि फुटेज मौजूद है भी या नहीं। अगर है तो कहाँ? इसके उलट परिवार के लोग यानी कि माँ बाप, मामा और ममेरा भाई लगातार पूछताछ के दायरे में रहे। परिजन खुलकर कहते रहे कि हमारी बेटी मरी और पुलिस पर ही शक करती रही, पुलिस बचा रही है, हमारी बेटी की हत्या की गई है। परिवार तो चीखता रहा। तीसरा, एम्स से पूछा, मेडिकल निष्कर्ष पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए। एसआईटी ने मेडिकल निष्कर्ष के लिए एम्स का रुख किया, लेकिन यहाँ भी बड़ी चूक सामने आई। एम्स को 9 दिन बाद भी पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध ही नहीं कराए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक और इलाज की पूरी चेन, इन सब के बिना एम्स ने साफ कहा कि कोई निष्कर्ष देना जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद एसआईटी ने डीजीपी को एक बेसिक रिपोर्ट सौंप दी। सवाल उठता है, जब मेडिकल जांच अधूरी थी तो रिपोर्ट किस आधार पर?
यही वो पॉइंट है जहां सिस्टम की विश्वसनीयता कमजोर पड़ती दिखी। खैर, सिस्टम तो शुरू से ही कमजोर था, सिस्टम आरोपी को ही बचा रहा था। अगला पॉइंट जो है, दुष्कर्म कहाँ हुआ, हॉस्टल में या फिर बाहर। देखिए, अगर आप जांच करते हैं तो आपको सभी एंगल से जांच करना पड़ता है। तो अगर जांच का एंगल देखें तो दुष्कर्म हुआ कहाँ, ये अपराध हुआ कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब एसआईटी अब तक नहीं ढूंढ पाई है कि दुष्कर्म कहाँ हुआ है। 5 जनवरी की रात छात्रा फोन करती है अपने घर पर और सब कुछ ठीक बताती है। 6 जनवरी को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिलती है। उसे पहले एक निजी अस्पताल, फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया जाता है। 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो जाती है। तो दुष्कर्म कब और कहाँ हुआ? क्या हॉस्टल के भीतर हुआ जहां वो आखिरी बार सामान्य थी? एसआईटी इन संभावनाओं की गहराई से जांच नहीं कर पाई है। ना तो हॉस्टल को पूरी तरह फॉरेंसिक जांच के दायरे में लाया गया, ना ही मूवमेंट और लोकेशन की सख्त टाइमलाइन बनाई गई। अब ये काम सीआईडी के जिम्मे किया जा सकता है। अगला सवाल उठता है, दुष्कर्म कैसे हुआ? इस सवाल से भी बचती रही है एसआईटी। दुष्कर्म सिर्फ कहाँ हुआ ये जानना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि कैसे हुआ। क्या इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे? क्या छात्रा को बेहोश किया गया? क्या ये प्लान्ड था और हॉस्टल से जुड़ा कोई शामिल है? इन सवालों के जवाब मेडिकल, फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों से निकलते हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में सबूतों को उसी नजर से नहीं देखे तो जवाब भी देर से ही सामने आएंगे। पहले इन सारी चीजों को, सारे सर्कमस्टांसेस को इग्नोर क्यों किया गया? 7वां, बयान से लोग मुंह करने लगे। एसआईटी ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे, यानी कि ड्राइवर, मेडिकल स्टोर का जो कर्मचारी था और यहाँ तक कि परिजन, उनमें से कई अब कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत संदर्भ में दर्ज किया गया या फिर दबाव में लिया गया। ये जांच की प्रक्रिया पर एक और गंभीर सवाल खड़ा करता है। अगर बयान ही विवादित हो जाए तो जांच कैसे टिकेगी? ये कहानी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। बच्ची को न्याय तो तब मिलेगा ना जब सच सामने आएगा, और सच अभी कब तक सामने आएगा इसका इंतजार पूरे देश को है। फिलहाल तो यही है कि सिस्टम बदलाव पे बदलाव कर रहा है और सच परत दर परत कहीं ना कहीं छुपता जा रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.